नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे PYQs यानी कि एम्स नॉरसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे थे। और 2020 का पहला पेपर अपन ने कल स्टार्ट किया था। प्रीवियस पार्ट में अपन ने 100 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं फटाफट से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी है वो उनके भी तैयार हो जाए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखने को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए उनको कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे 101 यानी कि 101 नंबर का क्वेश्चन अपन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच एंटीसाइकोटिक ड्रग कॉज हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में अलग अलग साइड इफेक्ट जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक आपका एग्जाम होता है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी वो एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया कॉज करती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा रिस्पेराडोन। आपको अलग अलग एंटीसाइकोटिक के ड्रग्स जो है उनके नाम दिए जाएंगे, उनमें से आपको रिस्पेराडोन जो है वो राइट आंसर कर देना है। चलिए कुछ जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती है वो सारी की सारी EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कॉज करती है। देखिए EPS के अंदर सबसे पहले डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में होता क्या है, जो इंटरमिटेंट यानी कि जो मसल स्पाज्म है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्सन एंटीसाइकोटिक ड्रग खा रहा है तो उसमें अगर साइड इफेक्ट होता है तो डिस्टोनिया की कंडीशन उसमें देखने को मिलेगी। और ये अर्लियर इन ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट करेगा तो कुछ ही दिनों में अगर साइड इफेक्ट आ रहा है तो वो कुछ ही दिनों में उस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें होगा क्या, इंटरमिटेंटली मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट EPS की बात करते हैं। OPS की बात नहीं कर रहा हूँ, EPS की बात कर रहा हूँ, यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए स्यूडो पार्किंसोनिज्म, यानी जो पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आते हैं वैसे ही कुछ फाल्स पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। रिजेंबल्स टू पार्किंसोनिज्म, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे पेशेंट को जैसे पार्किंसोनिज्म हो गया हो, वैसे ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए कौन कौन से वो पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स हैं जो आपको एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है ट्रिमर, नेक्स्ट मास्क लाइक फेस, नेक्स्ट ड्रूलिंग, नेक्स्ट रेस्टलेसनेस, सफलिंग, स्टॉप गेट एंड रेजिडिटी। ये सभी पार्किंसोनिज्म के साइन एंड सिम्टम्स है, ये आपको याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि स्यूडो पार्किंसोनिज्म जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्या है, साइड इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए अकेथीजिया। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। अकेथीजिया का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, यानी कि मोटार एजिटेशन आप इसको बोल सकते हैं, या फिर मोटार रेस्टलेसनेस आप बोल सकते हैं। वो टर्म आपकी कहलाती है अकेथीजिया। ये बहुत बार एम्स नॉरसेट पूछ चुका है, तो ये फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रेस्टलेस लेग्स, जिट्रीनेस या फिर नर्वस एनर्जी जो है ये मतलब आपको मोटार एजिटेशन की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो जो मोटार एजिटेशन है वो ना देके आपको पूछा जा सकता है मोटार रेस्टलेसनेस या फिर मोटार जिट्रीनेस। तो ये अलग अलग वर्ड्स जो है वो देके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोस्ट कॉमन ऑल EPS जो भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है इनमें से मोस्ट कॉमन ये सिम्टम मतलब साइड इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा किसमें, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट में। चलिए नेक्स्ट देखिए एकाइनेजिया। एकाइनेजिया का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे फैटिक, वीकनेस, पेनफुल मसल एंड लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी की जो टर्म कहलाती है वो कहलाती है एनर्जिया। एंड एकाइनेजिया का मतलब है ऑलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि एनर्जी का लॉस हो जाना, मतलब मोशंस जो है प्रॉपरली जो टॉन्सिटी होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी, तो उसका लॉस होना क्या कहलाता है, एकाइनेजिया। वीकनेस रहेगी पेशेंट में, हाइपोटोनिया की कंडीशन जो है, टॉन्सिटी कम हो जाएगी। ये कुछ आपको देखने को मिलेगा अकाइनेजिया के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेड्यूडिस्काइनेजिया। तो ये कुछ जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है इनको अच्छे से याद करना ही करना है। और जो ट्रेड्यूडिस्काइनेजिया है
ये लेट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे लेट अपियरिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पूछा जा सकता है कि लंबे समय तक अगर कोई पर्सन एंटीसाइकोटिक ड्रग खा रहा है तो उसमें क्या यानी कि लेट जो सिम्टम्स या फिर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा। तो आप सही जवाब कर देना टार्डिव डिस्काइनेजिया, नॉट रिलेटेड टू डोपामाइन एसिटाइल कोलिन इम्बैलेंस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो टार्डिव डिस्काइनेजिया हो रहा है ये डोपामाइन एसिटाइल कोलिन इम्बैलेंस की वजह से नहीं हो रहा है, यानी कि इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर खा रहा है तो उसकी वजह से टार्डिव डिस्काइनेजिया साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें होता क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट सीवियर इफेक्ट करेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ फेस, जॉ एंड टंग। अगर मोस्ट सीवियर इफेक्ट अगर इसका होता है, ड्रग्स का अगर साइड इफेक्ट होता है तो टार्डिव डिस्काइनेजिया होगा। इसमें होगा क्या, फेस, जो एंड टंग्स का जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली जो है फेस, जो और टंग जो है उनमें मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएगा। लिप स्मैकिंग देखने को मिलेगी, मतलब जो लोग जैसे मतलब आप यूँ कह सकते हैं जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो लिप स्मैकिंग करते हैं, अपने होठों को खुद ही चबाते हैं ना, तो वैसी कंडीशन इनमें देखने को मिलेगी। ग्रिंडिंग ऑफ टीथ, बच्चों में आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो दांतों को पीसते रहते हैं, तो वैसे ग्रिंडिंग जो है इनमें होती रहेगी। रोलिंग एंड प्रोड्यूसन ऑफ टंग, टंग्स के अंदर इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो रहा है तो इसकी वजह से रोलिंग आउट हो जाएगी, या फिर प्रोट्रूजन जो है वो टंग का देखने को मिलेगा। टंग्स जो है वो इधर उधर मतलब उथल पुथल होती रहेगी। टिक्स, डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स दैट में इम्पेयर ब्रीदिंग कंडीशंस डिसअपियर ड्यूरिंग स्लीप। देखिए ये जो कंडीशंस है, जितने भी आपको यहाँ पे सिम्टम्स बताए गए हैं, ये डिसअपियर कब हो जाएंगे, ड्यूरिंग स्लीप। जब पेशेंट सोएगा तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, अदरवाइज ये सारे के सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा समय लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बातें आपको सीखने को मिली, आपको याद करने को मिली, तो आप इनको याद ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा फास्टली करते हैं। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज यूज्ड फॉर, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो स्मोकिंग सीजन में काम में ली जाने वाली थेरेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एनेस्थेटिक वेपोराइजर आपको बताना है जो ओटी के अंदर काम में लिया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में काम में लिया जाता है। तो देखिए जो एनेस्थेटिक वेपोराइजर्स काम में लेते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग जो कलर कोडिंग के होते हैं, बट यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो एनेस्थेटिक वेपोराइजर्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है ओटी के अंदर। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डिलीवर गिवन कंसंट्रेशन ऑफ वॉलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट। जो भी वॉलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स है उनको उनके कंसंट्रेशन को डिलीवर करने के लिए एनेस्थेटिक वेपोराइजर्स ओटी के अंदर यूज़ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज नोन एज, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्थोमस चाइल्ड का मतलब क्या है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा जा सकता है। पोस्थोमस चाइल्ड से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा चाइल्ड बर्थ आफ्टर डेथ ऑफ ए बायोलॉजिकल पेरेंट। बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ के बाद भी अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो पोस्थमस चाइल्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज क्लोजली मॉनिटर टू डाइजोक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई पेशेंट डाइजोक्सिन थेरेपी पे चल रहा है या फिर डाइजोक्सिन की टैबलेट खा रहा है तो कौन सा वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसको आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मतलब ईसीटी प्रोसीजर से पहले यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक नोट को लेकर सवाल पूछा गया था, बिफोर ईसीटी प्रोसीजर क्या यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारे काम जो है वो आपको करने थे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा हैव लाइट मील बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले लाइट मील जो है वो आपको नहीं देना है, तो ये काम आपको नहीं करना है, ये आपको पूछा गया है। नेक्स्ट है हेमिल्च मैन्योर जो है किसके ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं, तो आप सभी को पता है फॉरेन जो भी पार्टिकल्स है अगर उससे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें काम में लेते हैं हेमिल्च मैन्योर, या फिर यूँ कह सकते हैं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैप स्मीयर टेस्ट जो है वो किस के डायग्नोसिस के लिए यूज लेते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैंसर ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स के कैंसर को डायग्नोस करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार फिर से ये पूछा जा चुका है और इस बार भी नोट सेट में आपको देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा कैलोरीज नीडेड ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है, तो आपको सही जवाब कर देना 300 कैलोरीज पर डे। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, एक तो आपको प्रेगनेंसी का पूछा जाता है, आपको चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूछे, सेकंड का पूछे या थर्ड ट्राइमेस्टर का पूछे, आपको 300 कैलोरीज पर डे
सही जवाब कर देना है। अगर आपको पूछ लिया जाए लैक्टेशन का, तो लैक्टेशन में फिर ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मदर जो होती है उसको भी नीड होती है ज़्यादा, और वो बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए उसकी डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको 500 कैलोरीज पर डे जो है वो राइट आंसर कर देना है किसमें, लैक्टेशन के अंदर। तो ये दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवी फिस्टुला इज असेस्ड फॉर, जो आईवी फिस्टुला है उसको असेस करते हैं। आईवी फिस्टुला से मतलब किस चीज़ को असेस किया जाता है, तो उसकी पेटेंसी जो होती है उसको असेस करते हैं हम आईवी फिस्टुला से। थ्रिल साउंड एंड ब्रूट साउंड आपने सुनी होगी, तो पेटेंसी को चेक करने के लिए जो है एवी फिस्टुला से मतलब उनके पेटेंसी को चेक करने के लिए ब्रूट साउंड एंड थ्रिल साउंड जो है वो हम ऑस्कल्टेट एंड पाल्पेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि कौन सा एक क्लोजापाइन का साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो ये हिपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं है। बाकी क्लोजापाइन के साइड इफेक्ट आपको ऑप्शन में दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ एपिनेफ्रिन विल कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। आप एपिनेफ्रिन का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या सिम्टम्स जो है आ सकते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा टैकीकार्डिया। विच सिम्टम्स जो है कॉज हो, मतलब एपिनेफ्रिन अगर यूज़ करते हैं तो कौन सा सिम्टम्स कॉज होंगे, तो टैकीकार्डिया आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रबिंग विल बी कंसिडर्ड एज, स्क्रबिंग किस में कंसिडर की जाती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिजिकल डिसइंफेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कोल्ड चेन मस्ट बी मेंटेन। कौन सी वैक्सीन है जिसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट पेनफुल टाइप बर्न, बर्न का कौन सा टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड डिग्री बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रिवेंशन जो है स्किन कैंसर से अगर करना है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिए गए थे उनमें से सही जवाब हो जाएगा अप्लाइंग सनस्क्रीन क्रीम एंड लोशंस वाइल गोइंग आउट। जब भी बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन क्रीम या फिर लोशन जो है वो अप्लाई करके जाए, जिससे कि स्किन के कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब स्किन कैंसर का जो रिस्क होता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडल स्टिक इंजरी से कौन सी बीमारी ट्रांसमिट नहीं होती है, तो स्क्रब टाइपस इससे नहीं होता है। बाकी जो भी ब्लड बॉर्न डिजीज कंडीशन है, मतलब ब्लड से जो भी ट्रांसमिशन होने वाली डिजीज कंडीशन है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट है, क्लोजापाइन का कौन सा साइड इफेक्ट है, तो क्लोजापाइन का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट बनता है और वो होता है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो जब भी किसी पेशेंट को क्लोजापाइन दिया जाता है तो उसमें WBC जो है उसके काउंट को क्लोजली मॉनिटर करते रहना होता है, क्योंकि ये क्या करती है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पे क्लोजापाइन में कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस विच कैन रिजल्ट इज एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन। अगर WBC काउंट कम हो जाएगी तो इन्फेक्शन के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको जो है जब भी क्लोजापाइन दी जाती है तो क्लोजली मॉनिटर करते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नोट लिख के यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, मॉनिटर लेबोरेटरी रिजल्ट ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म थेरेपी, एग्जांपल पीरियडिक कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज टॉलरेंस, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड केमिस्ट्री एनालिसिस, वीकली ब्लड वाइट ब्लड सेल्स काउंट इफ एडमिनिस्ट्रिंग क्लोजापाइन। देखिए अगर क्लोजापाइन लंबे समय तक किसी पर्सन को दी जाती है तो देखिए ये सारे टेस्ट जो भी आपको यहाँ पे बताए गए, CBC हो चाहे LFT हो चाहे लिपिड प्रोफाइल हो, ग्लूकोज हो चाहे मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल हो चाहे ग्लूकोज टॉलरेंस हो, या फिर कोई केमिस्ट्री जो भी केमिकल्स की एनालिसिस है वो हो, हर चीज़ आपको मतलब चेक करनी होती है। और बाकी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही है वीकली वाइट ब्लड सेल काउंट, यानी कि सवाल यहाँ से ये भी पूछा जा चुका है कि क्लोजापाइन एक पेशेंट को दी जा रही है तो बताइए उसमें जो WBC काउंट है वो कैसे मतलब चेक करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया जाएगा वीकली, बाई वीकली या फिर मंथली, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको सही जवाब करना है वीकली, साप्ताहिक यानी कि हर सप्ताह में एक बार WBC काउंट चेक करना ही करना है हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनेटिक स्पेल जो है कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये आपका टेराटोलॉजी ऑफ फेलोड जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वो पैल्विस का टाइप है जो कि पुरेस्ट प्रोग्नोसिस है, मतलब जिससे पॉसिबल नहीं है वेजाइनल डिलीवरी होना, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंड्रॉयड। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आप सभी को पता ही है जिनेवा स्विट्जरलैंड, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड है वहाँ पे WHO का हेड क्वार्टर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी स्किन टेस्ट डन विथ ID रूट ओनली बिकॉज, यहाँ पे फास्ट की जगह स्लो कर लेना, ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना है स्लो।
स्लो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। इंट्राडर्मली रूट से एलर्जी स्किन टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो स्लोली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे करेक्शन कर लेना स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल टेस्ट जो है 15 से 18 वीक पे प्रेगनेंसी पे किए जाते हैं। और व्हाट द पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट द बॉडी हैविंग डाउन सिंड्रोम। कौन सा वो रिजल्ट है जो कि पॉजिटिव रहे तो आप ये समझ जाएंगे कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, फिर डाउन सिंड्रोम होगा। देखिए यहाँ पे 3 जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें से MSAFP एंड UE3 यानी कि जो अनकंजुगेटेड एस्टियोल है, अगर ये इनका लेवल लो आता है और SCG का लेवल हाई आता है, SCG बढ़ा हुआ है और इनका लेवल लो है, ट्रिपल टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं जिनमें आपका एक तो SCG होगा, एक MSAFP होगा, एक UE3 होगा। तो इनमें से अगर ये 2 जो है इनका रिजल्ट लो है और SCG का मतलब रिजल्ट जो है वो हाई है, मतलब डाउन सिंड्रोम की शिकायत बच्चे को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो ड्रग है जो कि थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर के डिक्रीज करने में काम में आती है, तो वो एंटी कन्वल्जेंट आपकी हो जाएगी। और कन्वल्जन में सीधी सी बात है एंटी कन्वल्जेंट ही काम में लेंगे। 32 वीक की प्रेगनेंसी है और महिला को हॉस्पिटलाइज किया गया है, वेजिनल डिलीवरी उसको हो रखी है एंड फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट जब किया जाता है तो वो पॉजिटिव आया है। बताइए ये जो टेस्ट किया गया है फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, ये पॉजिटिव आया है, तो बताइए लेबर किसको इंडिकेट कर रही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TPN बैग जो है उसमें फेट का इमल्सिफिकेशन हो रखा है, तो बताइए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा चेंज द न्यू बैग। न्यू बैग जो है वो आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का करेक्टरिस्टिक आपको पूछा गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नॉन मूवेबल फिक्स्ड इरेगुलर मास। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होगा, नॉन मूवेबल फिक्स्ड इरेगुलर मास जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कुछ अदर करेक्टरिस्टिक फीचर भी देख लेते हैं। पाल्पेबल इरेगुलरली शेप्ड फिक्स्ड मास ऑफन मोस्ट ऑफन इन अपर आउटर क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें आ गई है, फिक्स्ड होगा, इरेगुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड होगा और इरेगुलर होगा, नॉन मूवेबल होगा, भाई मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाल्पेबल इरेगुलर शेप फिक्स्ड मास होगा एंड कहाँ पे होगा, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर, UOQ अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें जो भी मास फिक्स्ड इरेगुलर जो मास होगा वो किस जगह पे फाइंड आउट होगा, तो आपको सही जवाब कर देना है UOQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो ड्रग है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान नोजिया से प्रिवेंट करने के लिए, वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए यूज ली जाती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑन्डानसेट्रॉन, और ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजन क्या है नैलोक्सोन चैलेंजिंग टेस्ट का। अगर कोई पेशेंट ऑपियोइड एब्यूज़ है और उसमें नैलोक्सोन चैलेंजिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है, तो इससे क्या करते हैं अपन इस टेस्ट से, टू चेक द लेवल ऑफ फिजिकल डिपेंडेंसी, पेशेंट या फिर पर्सन की कितनी क्या फिजिकल डिपेंडेंसी है उसके लेवल को चेक करने के लिए नैलोक्सोन चैलेंज टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसके लिए कौन से सेफ एक्सरसाइज है, तो ये आप सभी को पता है, 2-3 बार ये पहले भी पूछा जा चुका है, आपका सही जवाब हो जाएगा स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा स्केल है जिससे हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में सीवियरिटी एंड सिम्टम्स को जो है मेजर कर सकते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा PANSS। PANSS का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल, जिससे हम स्किज़ोफ्रेनिया की सीवियरिटी और सिम्टम्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है जो अपने आप को मतलब बहुत कुछ समझ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या समझ रहा है, थॉट इज बीइंग टेलीकास्टेड इन मीडिया विदाउट हिज नॉलेज, मतलब पेशेंट ये कह रहा है कि मेरी नॉलेज के बिना ये जो भी मेरी बातें हैं वो मीडिया के अंदर टेलीकास्ट हो रही है। तो ये जो पेशेंट कह रहा है इसका मतलब क्या है, पेशेंट को क्या हो गया है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग पेशेंट को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट है OCD का और उसको ठीक करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी दी जा रही है, तो कौन सी बिहेवियरल थेरेपी जो है इफेक्टिव रहेगी इस पेशेंट के लिए, तो आपका सही जवाब होगा एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरेकोसेंटेसिस के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना है, पोजीशन को लेकर 100% आपको सवाल पूछा जाएगा,
पोजीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आप याद कर लेना, उनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। देखिए यहाँ पे थोरेकोसेंटेसिस पेशेंट का किया गया, उसके बाद में पोजीशन कौन सी देनी है, साइड लाइन पोजीशन देनी है विथ अनअफेक्टेड साइड डाउन, जो भी अनअफेक्टेड साइड है उसको डाउन करके रखना है, साइड लाइन पोजीशन देनी है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन मेनली इन्वॉल्व किस में होता है, तो ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन दोनों में ही वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्शंस को इंप्रूव करता है, तो चाइल्ड बर्थ में भी काम करता है और लैक्टेशन में भी काम करता है। पी फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोलैक्टिन तो प्रोडक्शन करता है जबकि ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉजेटिव एजेंट जो है वो लाइम डिजीज़ का क्या होता है, और ये रिसेंटली वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन बनता जा रहा है। लाइम डिजीज़ को लेकर अभी रिसेंटली हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाए। देखिए बोलिया बुर्गडॉग फ्री, ये जो कॉजेटिव एजेंट है लाइम डिजीज़ कॉज करने वाला है, ये टिक बाइट से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ कंडीशन है। और इसमें होता क्या क्या है, मतलब जो साइन एंड सिम्टम्स है वो देकर भी आपको रिसेंटली पिछली प्रीवियस नोट सेट में सवाल पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जाएगा। फीवर होगा, रेड रिंग्ड एंड सर्कुलर रेसेस बन जाएंगे जिनको इरिथमा कॉर्निकम मार्जिन्स कहते हैं, या फिर बुल्स आई लीजन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सोलन जॉइंट्स होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, फेशियल पाल्सी होगा, पैरालिसिस एंड डिमेंशिया, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो है वो लाइम डिजीज में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है पहले भी, और इस मतलब प्रीवियस नोट सेट में भी पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे विडाल टेस्ट जो है वो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो किसकी यानी कि कौन से पैथोजेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, यानी कि टाइफॉइड अगर किसी पर्सन को होता है तो उसमें विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसकी एक छोटी सी टर्म है जो मतलब टर्मिनोलॉजी है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं ट्रिक है जो आपको याद रखना है, और वो ट्रिक ये है बासुक। टाइफॉइड किसी पर्सन को होता है तो वीकली अगर पूछा जाए कि वीकली कौन कौन से टेस्ट कैसे किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है बासुक। बी से आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, ए से आपका एग्लूटिनेशन टेस्ट जिसको आप विडाल टेस्ट कहते हैं, एस से सीरम टेस्ट हो जाएगा, एंड यू से जो है यूरिन टेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो टेस्ट है वो परफॉर्म किए जाते हैं टाइफॉइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव एजेंट गोनोरिया का क्या होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा निजेरिया गोनोरिया। और ये एसटीडी या एसटीआई से सवाल पूछा ही पूछा जाता है, सवाल चेंज होके आ सकता है बट यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए निजेरिया गोनोरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन करता है गोनोरिया। इसके बाद बात करते हैं हीमोफिलस ड्यूक्री, ये भी एक ग्राम नेगेटिव बैसिलस है जो कि विनरल अल्सर जिसको कैंक्रोइड कहते हैं, जिसको आप सॉफ्ट कैंक्री भी कह सकते हैं। तो सॉफ्ट कैंक्री आपको पूछे या कैंक्रोइड पूछे या विनरल डिजीज पूछे, सही जवाब कर देना हीमोफिलस ड्यूक्री, ये पॉजिटिव एजेंट होता है। नेक्स्ट है ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये आपका कोज करता है सिफिलिस, ये मोटाइल स्पायरोचिट बैक्टीरिया होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मोटाइल स्पायरोचिट बैक्टीरिया कौन सा है, तो आपको सही जवाब कर देना है ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये भी एसटीआई कोज करने वाला बैक्टीरिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी मेडिटेड बाई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा IgE। IgM के बारे में कौन सा यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट सही है, तो आपको सही जवाब करना है इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि जो पहला इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स होता है, वो बनाने का काम, मतलब सबसे पहले जो बनने वाली इम्यूनिटी वो है आपकी IgM। नेक्स्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के फादर कौन थे, तो आपको पता ही है अगस्टे कॉम्टे, सही जवाब आपको कर देना है। देखिए डेथ की कुछ यहाँ पे स्टेज है, मतलब फॉलोइंग डेथ, किसी पर्सन की डेथ होती है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स सर्वाइविंग एक्सपीरियंस्ड बाय द लाउड वंस इज कॉल्ड, मतलब किसी का कोई प्यारा ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब उसकी डेथ हो गई, तो उस पर क्या बीत रही होगी, वो कैसे क्या सर्वाइव करता है, तो जो भी वो सोचता है वो आपको बताना है। तो वहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि ग्रिफ। आपने डाबडा की जो रोज़ के जो मॉडल्स है डाबडा, वो आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से देखिए यहाँ पे ग्रिफ जो है वो इस पैसन को यहाँ पे फील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिकल फार्मूला वाटर का, तो पानी का केमिकल फार्मूला आप सभी को पता है H2O। साइडेक्स का दूसरा नाम ग्लूटेल्डिहाइड है। ग्लव पेपर बॉक्स जो है वो डिस्कार्ड किए जाते हैं ब्लैक बैग के अंदर, और ग्लव्स जो है वो आपके जाएंगे किसमें, रेड बैग में।
ग्लव्स की बात करें तो रेड बैग में, और उसका जो बॉक्स आता है पेपर बॉक्स यानी कि जो कागज आता है वो जनरल वेस्ट होता है और वो ब्लैक बैग में जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को और किस नाम से जाना जाता है तो आप सभी को पता ही है, डिस्टोसिया। डिस्टोसिया को डिसफंक्शनल या फिर डिफिकल्ट लेबर के नाम से आप जान सकते हैं, मतलब कह सकते हैं। वहीं बात करते हैं शोल्डर डिस्टोसिया की, तो यहाँ पे कुछ मैन्यूवर्स है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। शोल्डर डिस्टोसिया में जो मदर पोजीशन है, मदर की फैसिलिटेट जो बर्थ की, वो अलग अलग पोजीशंस बच्चे की देखने को मिल सकती है डिलीवरी की, और उस दौरान जो मैन्यूवर्स यूज़ किए जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेग्स फ्लेक्स्ड अपार्ट विथ नीज ऑन एब्डोमेन, तो आपका जो मैन्यूवर यूज़ करना है आपको वो मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर यूज़ करना है। हैंड्स एंड नी पोजीशन है तो गैस्किन मैन्यूवर यूज़ करेंगे। स्क्वाटिंग एंड लैटरल रिकमेंड पोजीशन देंगे। तो ये कुछ अलग अलग जो है जो आपके मतलब डिस्टोसिया की टाइप्स हैं और कौन से मैन्यूवर यूज़ करके उनको डिलीवरी मतलब परफॉर्म की जाती है, तो वो मैन्यूवर है। एंजिसक्शन जो है वो क्या कोज करेगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, क्योंकि ये एसिड, एंजिसक्शन जब करोगे तो एसिडिक जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो वहाँ पे कैसा मीडियम बन जाएगा, अल्कलोसिस। वैस्कुलर रिपेयर जो है वो डन किए जाते हैं कौन से सूचर से, तो आपको सही जवाब कर देना है मोनोफिलामेंट सूचर। सूचर का टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेना, हर एक पॉइंट को याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट है जो मैनेटोल ड्रग खा रहा है, तो बताइए यहाँ पे नर्स का क्या रोल रहेगा, या फिर पेशेंट जो मैनेटोल खा रहा है तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो आपको मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसाम में ए से आप क्या समझते हैं, तो ए का मतलब होता है एक्रीडिटेड। यहाँ पे वैसे दो ए है लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही ए का मतलब दिया जाएगा, बाकी का आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो रॉन्ग दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द पेशेंट गेटिंग, मतलब पेशेंट जो है वो पोटेशियम करेक्शन के लिए 5% डेक्सट्रोज ले रहा है, और ईसीजी जब पेशेंट की चेक की जाती है तो यहाँ पे बोला गया है कि नर्स को इन्फ्यूजन को स्टॉप करने की ज़रूरत कब पड़ेगी। मतलब पेशेंट जो है वो पोटेशियम करेक्शन करेक्शन के लिए 5% डेक्सट्रोज एंड पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहा है। अब ईसीजी की ऐसी कौन सी फाइंडिंग आपने देख ली और वो देखते ही आप तुरंत क्या कर देंगे, ये जो इन्फ्यूजन चल रहा है इसको स्टॉप कर देंगे। तो मतलब कब करेंगे आप इन्फ्यूजन को स्टॉप, जब पेशेंट को क्या हो जाए, हाइपर कैलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ईसीजी फाइंडिंग कैसे देखने को मिलेगी, टेल एंड पीक्ड टी वेव। तो अगर ऐसी फाइंडिंग देखने को मिल रही है मतलब तुरंत आपको क्या करना है, इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है। नेक्स्ट है, कौन सी वो एक्टिविटी है जो पल्स ऑक्सीमीटर से रिकॉर्ड नहीं होती है, तो वो आपका सही जवाब आ जाएगा यहाँ पे ईसीजी। ईसीजी की अलग ही होती है, बाकी जो पल्स ऑक्सीमीटर से रिकॉर्डिंग होने वाली जो भी मतलब पल्स ऑक्सीमीटर से क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है वो आपका रहेगा, ऑक्सीजन, पल्स एंड परफ्यूजन इंडेक्स। ये तीन चीज़ें तो अपन जो है पल्स ऑक्सीमीटर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ईसीजी जो है इससे रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट है, कोविड-19 के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट जो है गलत था, वहीं आपको पूछा गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इट्स बिलोंग टू HIV हेपेटाइटिस कैटेगरी। तो कोविड-19 इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट था। रिचेस्ट सोर्स आपको फॉलिक एसिड का बताना था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा GLVs यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जिसको रेस्टलेसनेस फील हुई है, मतलब रेस्टलेस हुआ है जब उसको IV फ्लूइड दिया जा रहा है। पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन का है और IV फ्लूइड उसको दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या क्या रहा है, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए IV कैथेटर साइड जो है वो स्लिप आउट हो गई है और वेन से फ्लूइड जो है वो डिलीवर हो रहा है, लेकिन वो अंडर द टिश्यूज़ के अंदर, कहाँ पे, मतलब स्किन की जो टिश्यूज़ है उनके सराउंडिंग चारों तरफ जो है वो फ्लूइड एकत्रित हो गया और वहाँ पे आ गई है सूजन यानी स्वेलिंग। तो बताइए इस टर्म को कौन सी कंडीशन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन। वैसे जो भी फ्लूइड ओवरलोड्स हैं या फिर IV फ्लूइड्स से जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए इन्फिल्ट्रेशन में और क्या क्या होगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए अगर इन्फिल्ट्रेशन किसी पर्सन को होता है तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, कूलनेस आएगी, मतलब जो इंसर्शन साइट है वो पेल रहेगी, कूल रहेगी, एडिमेटस रहेगी, क्योंकि जो प्रॉपरली वेन के अंदर फ्लूइड जाना चाहिए वो एक्सपेल आउट होकर स्किन के सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर आ गए, तो वहाँ पे पैलनेस हो जाएगी, कूल रहेगा और स्वेलिंग वहाँ पे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, फ्लो रेट को डिक्रीज कर देना है। IV मस्ट बी रिमूव्ड एंड रीस्टार्टेड टू न्यू साइट, और जिस जगह पे आपने IV कैनुला लगाया हुआ है या IV साइट आपने चूज करके उस IV से
को आपको रिमूव करना है और दूसरी साइड से वापस से स्टार्ट करना है। फ्लेबाइटिस में आपको ध्यान रखना है वार्मनेस होगी, मतलब जो इंसर्शन साइट है वो रहेगी आपकी रेड और पेनफुल रहेगी। फ्लेबाइटिस में दर्द भी होगा, यहाँ पे वार्मनेस रहेगी। ये आपको दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। इनफिल्ट्रेशन में कूलनेस होगी, फ्लेबाइटिस में वार्मनेस होगी। बाकी इनमें सिम्टम्स जो है वो लगभग सिमिलर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी फ्लो रेट डिक्रीज कर देना है, रिमूव करके और न्यू साइड से रीस्टार्ट कर देना है। वार्म कंप्रेशन जो है वो अगर ऑर्डर दिया जाता है तो वो वार्म कंप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है तो डिस्निया होगा, क्रेकल साउंड्स होगी, डिस्टेंडेड नेक वैन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। डिस्टेंडेड नेक वैन जो है वो सर्कुलेटरी ओवरलोड में देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। टू कीप वैन ओपन, अगर रेट जो है मतलब सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है तो जो आयु फ्लूइड आप दे रहे हैं उसके रेट को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है और वेन जो है उसको ओपन रखना है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करना है। फ्लूइड की जो वॉल्यूम चल रही है अभी, और फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ है तो उसको कम कर देना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि एससीपी जो आपके डॉक्टर साहब है उसको नोटिफाई करना है। एंड डायूरेटिक एडमिनिस्ट्रेड एज प्रेस्क्राइब्ड, स्वेलिंग हुई है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ है तो डॉक्टर साहब आपको डायूरेटिक देने के लिए कहेंगे तो वो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। नेक्स्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर होता है तो आपको पता ही है, फीवर होगी, इंसर्शन साइट पे लिम्फेटिक स्ट्रिकिंग हो जाएगी और साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चेंज सॉल्यूशन बैग एवरी 24 आवर्स बिकॉज रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज इंक्रीज आफ्टर दिस टाइम। देखिए जो भी बैग है, सॉल्यूशन बैग है, उसको प्रत्येक 24 घंटे से चेंज कर देना है, मतलब प्रत्येक 24 घंटे से चेंज करना ही करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक रखते हैं तो कंटामिनेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं और पेशेंट को इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। Frequency of tubing and side changing is based on agency policy, usually every 3 day। जो ट्यूबिंग आपने लगा रखी है, साइड जो चेंज करनी है वो एजेंसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करनी है। बाकी 3 दिन से ज़्यादा जो है वो आपको आईवी ट्यूबिंग और जो सॉल्यूशन बैग वगैरह जो भी है ट्यूबिंग वगैरह है वो आपको लगा के नहीं रखना है। वैसे सॉल्यूशन बैग को तो प्रत्येक 24 घंटे से आपको चेंज करना ही करना है। ट्यूबिंग और जो साइड चेंजिंग का बात करते हैं तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। बाकी एजेंसी पॉलिसी जैसी हो वैसे आपको फॉलो करनी है। पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है पेन, रेडनेस, टेंडरनेस एंड वार्मथ की। जैसा कि अपन ने अभी भी बात की है कि जहाँ पे वार्मनेस की बात आ जाए मतलब आप समझ जाना फ्लेबाइटिस पेशेंट को हुआ है। ऐसे ही सेम सिम्टम्स दे दे और वार्मनेस की जगह आपको दे दे कूलनेस, तो आपको सही जवाब क्या करना है, फिर आपका सही जवाब क्या होगा बताइए आप, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन आपको सही जवाब कर देना है। चलिए लिग्नोकैन अगर किसी पेशेंट को दिया जाता है तो कौन सा सिम्टम इसकी वजह से कॉज नहीं होगा, तो रेस्टलेसनेस इससे नहीं होगा। बाकी सारे के सारे साइड इफेक्ट्स जो है लिग्नोकैन के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है राइस ट्यूब यानी कि एनजी ट्यूब की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, तो 105 सेंटीमीटर आपको सही जवाब कर देना है। नॉमिनल स्केल का पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ ऑफ नॉमिनल स्केल, तो आपका पर्पज़ हो जाएगा रेंज, यानी नॉमिनल स्केल जो होती है वो रेंज में होती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का मतलब है आरबीसी का सिंथेसिस होना। बीएमआई का फॉर्मूला सिंपल सा पूछा गया तो वेट जो है वो केजी में होगा और हाइट जो है वो मीटर में होगी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आएगा, हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूटेल्डिहाइड जो है वो वाइडली यूज लिया जाता है डिसइंफेक्शन के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको स्टरलाइज करने के लिए ग्लूटेल्डिहाइड काम में लेते हैं, तो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट आपको सही जवाब कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है साइकेट्रिक पेशेंट और अभी भी अपन ने इसके बारे में बात भी की है। एंटीसाइकोटिक ड्रग वो पेशेंट खा रहा है, सिम्टम्स की बात करते हैं तो एजिटेशन उस पेशेंट में डेवलप हुई है, यानी फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस उसमें हुआ है, डिस्फोरिया उसमें हुआ है, स्लीपिंग डिफिकल्टी उसमें हो रही है। तो बताइए इस पेशेंट में जो एडवर्स इफेक्ट आया है इस टर्म को क्या कहेंगे या फिर किस नाम से इसको जाना जाएगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अकेथीजिया। अभी भी अपन ने बात इसके बारे में की है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, एक्यूट ल्यूकेमिया, द ब्लड सेल्स इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स, मतलब एक्यूट ल्यूकेमिया अगर किसी में होगा तो उसमें बनेगी जो ब्लड सेल्स बनेगी वो कैसी होगी, इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए पेशेंट को नेक में कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं एंड साथ ही साथ हेड टू ट्विस्ट टू वन साइड, एक साइड में जो है
ट्विस्टिंग भी हुई है, तो बताइए इस टर्म को किस नाम से जाना जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा टार्टिकोलिस। टार्टिकोलिस अगर पर्सन को होता है तो नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड हेड की ट्विस्टिंग हो जाएगी एक साइड से, ये टार्टिकोलिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेकनिंग। क्वेकनिंग का मतलब होता है पहली बार माँ को अपने जो बच्चे की लात है वो फील होती है, वो टाइम कहलाती है आपकी क्वेकनिंग, यानी पहला फिटल मोमेंट। ये कब स्टार्ट होगा? 18 to 20 वीक। अगर आपको 16 to 20 वीक दिया जाए तो फिर आपको 60 to 20 वीक के साथ ही जाना है, अदरवाइज आपको वैसे ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन नहीं देगा। तो 18 to 20 वीक के साथ में आप ही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनफुल ब्लीडिंग अगर 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पे हो रही है, किसको इंडिकेट करेगी? अब्रप्सियो प्लेसेंटा को। तो देखिए याद रखना, अब्रप्सियो प्लेसेंटा में पेनफुल मतलब पेनफुल होगा किसमें? अब्रप्सियो प्लेसेंटा में। लेकिन एक टर्म और आती है आपकी प्लेसेंटा प्रीविया, पीपी का मतलब है पेन लेस। पीपी में क्या होगा? पेन लेस होगा। एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होगा? पेन फुल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन्फेंट है जिसको वीपी सेंट लगाया हुआ है सर्जिकल प्रोसीजर के तहत, और आपको यहाँ पे पूछा गया अगर इस बच्चे में आईसीपी बढ़ता है तो क्या असेसमेंट यानी क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंटीरियर फॉन्टेनल असेसमेंट जो है वो आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे बल्जिंग फॉन्टेनल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एंटीरियर फॉन्टेनल असेसमेंट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी के बाद में जो यूट्रस है वो कहाँ पर पाल्पेट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब आफ्टर डिलीवरी बोला गया है, अब यहाँ पे दिन की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे देखिए अगर यूट्रस को पाल्पेट करना है आफ्टर डिलीवरी तो वो कहाँ पे होगा? बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के जस्ट बीच में होगा आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर जस्ट डिलीवरी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, यूट्रस कहाँ पे पाल्पेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फेटामाइन जो है वो एडीएचडी में काम में ली जाती है, और अगर लॉन्ग टर्म ये ड्रग यूज ली जाती है तो क्या कॉज करेगी? बच्चा जो भी है या फिर कोई भी पर्सन है जिसको एम्फेटामाइन चल रहा है उसको कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया एंड ब्लीडिंग गेस्टेशंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यानी कि कौन सा टेस्ट जो है इस महिला के लिए सही रहेगा, क्या इन्वेस्टिगेशन बेस्ट रहेगा? तो इस महिला को क्या करवाना चाहिए? सोनोग्राफी। अगर ऐसी कंडीशन है तो यूएसजी परफॉर्म करवा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नॉट रिकॉग्नाइज वर्ड अफेक्ट वर्निक्स एरिया डैमेज विच लॉब, यानी कि वर्निक्स एरिया के अंदर अगर डैमेज हो जाए, कौन सी लॉब डैमेज हो जाए जिसकी वजह से पर्सन जो है वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। टेम्पोरल लॉब अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से पर्सन जो है वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 साल की एक महिला है, पैरा की बात करते हैं तो 6 है, और कंप्लेंट वो कर रही है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग की फॉर द 3 मंथ, पिछले 3 महीने से ऐसी उसको प्रॉब्लम है और वो कंप्लेन आपको कर रही है। तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन शुड है। यहाँ पे देखिए अगर ऐसी कंप्लेन कोई महिला कर रही है तो पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसके लिए क्या रहेगा? तो इसके लिए भी यूएसजी यानी सोनोग्राफी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फ्रूसमाइड कॉज, अगर लंबे समय तक फ्रूसमाइड कोई पर्सन खा रहा है, ये लूप डायबिटिक कोई पर्सन खा रहा है तो उसको क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइपोक्सिया अगर अनकॉन्शियस पेशेंट में होता है, तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। देखिए अगर पेशेंट है अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट होता कॉन्शियस तो आपका सही जवाब जाता रेस्टलेसनेस, लेकिन यहाँ पे सही जवाब क्या नहीं जाएगा? रेस्टलेसनेस नहीं जाएगा, क्योंकि पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस है, तो उसमें कैसे आप रेस्टलेसनेस को चेक कर पाएंगे? तो अर्ली साइन जो होगा, अर्ली इंडिकेटर जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे? साइनोसिस। साइनोसिस तो आप चेक कर सकते हैं, पेशेंट कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, और पेशेंट यहाँ पे अनकॉन्शियस है तो उसमें आप साइनोसिस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अर्ली इंडिकेटर जो होगा अनकॉन्शियस पेशेंट का वो तो रहेगा आपका साइनोसिस। और अगर पूछ लिया जाए सेम एज इट इज क्वेश्चन कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस क्लाइंट का, तो फिर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस। ये एक छोटा सा करेक्शन आप लोग जरूर कर लेना और इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ चाइल्ड नॉट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मतलब कौन सा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है जो कि बच्चों में देखने को नहीं मिलता। तो ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये कोई किसी प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
फॉलोइंग गैस्ट्रिक कंप्रेशन ट्यूब जो है वो कौन सी है, सैंगस्टेगन ब्लैकमोर ट्यूब, जो किसमें काम में लेते हैं, इसोफेजियल वेरिसेस की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिनिन काइनेज राइज एमआई विदिन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है और क्रिएटिनिन काइनेज का जो लेवल है वो कब तक बढ़ जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 to 6 हावर्स, 4 से 6 घंटे में क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो बढ़ जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम एंजाइम्स एंड आइसो एंजाइम्स विथ एमआई, यानी एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो भी आइसो एंजाइम्स और एंजाइम्स का लेवल जो बढ़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कार्डियक ट्रोपोनिन टी, level increase within 3 to 6 hours and remain elevated 14 to 21 days, accurate for assessing myocardial damage। अगर myocardial damage को accurately assess करना है तो CTT CTNT वैसे बोल सकते हैं आप इसको। कार्डियक ट्रोपोनिन टी जो है उसका लेवल 3 से 6 घंटे में बढ़ जाता है और ये 14 से 21 दिन तक एलिवेटेड ही रहता है, मतलब बढ़ा हुआ ही रहता है। अगर मायोकार्डियल डैमेज को असेस करना हो, उसकी एक्यूरेसी को असेस करना हो तो कार्डियक ट्रोपोनिन टी से हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक ट्रोपोनिन आई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछे जाता है। एमआई कार्डियक आया है और यहाँ से अलग अलग आपको एंजाइम्स दिए जाते हैं। आपको अगर स्पेसिफिक मायोकार्डियल डैमेज के लिए पूछे तो आप कार्डियक ट्रोपोनिन आई बता देना। राइज लेवल 7 to 14 hours आफ्टर एन एमआई एंड रिमेन एलिवेटेड 5 to 7 days, स्पेसिफिक फॉर एमआई डैमेज। एमआई यानी कि मायोकार्डियल डैमेज अगर होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक पूछे तो आपको कार्डियक ट्रोपोनिन आई बताना है, जिसका लेवल 7 से 14 घंटे में बढ़ जाता है और 5 से 7 दिन तक बढ़ा हुआ ही रहता है। सीके यानी कि क्रिएटिनिन काइनेज की बात करते हैं तो ये 3 से 6 घंटे में बढ़ जाता है आफ्टर इन्फेक्शन एंड पीकिंग एट 24 आवर्स, 24 घंटे में इसका लेवल पीक लेवल पे होता है और ये वापस कब आ जाता है, विद इन 72 आवर्स, यानी कि अगले 72 घंटे के अंदर अंदर ये वापस से नॉर्मल लेवल में आ जाता है। नेक्स्ट है एमबी आइसो एंजाइम ऑफ क्रिएटिनिन काइनेज, जिसको आप CKMB कहते हैं शॉर्ट में। इसका लेवल 4 से 6 घंटे में बढ़ जाता है पेन स्टार्ट होने के बाद एंड ये भी 24 घंटे में जो है पीक लेवल पे पहुंच जाता है और नॉर्मली ये वापस वहीं 72 घंटे के अंदर वापस नॉर्मल लेवल में आ जाता है। ये भी मायोकार्डियल डैमेज के लिए वैसे स्पेसिफिक होता है। तो CK और MB, CKMB जो है इसको आप कंबाइंडली बोल दीजिए, बात एक ही है। तो 4 से 6 घंटे में ये बढ़ता है, 24 घंटे में पीक लेवल पे चला जाता है दोनों ही और 72 घंटे में नॉर्मल वापस आ जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, मायोग्लोबिन लेवल एलिवेटेड 1 to 3 आवर्स एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल विद इन 12 आवर्स। कौन सा वो एंजाइम है जो एमआई की कंडीशन में सबसे पहले बढ़ता है, ये सवाल आपको पूछे जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन 1 से 3 घंटे में इसका लेवल बढ़ जाता है, बाकी सभी का 3 घंटे बाद ही बढ़ रहा है। मायोग्लोबिन सबसे पहले बढ़ेगा अगर एमआई का अटैक किसी पर्सन को आया है तो, और नॉर्मल ये वापस रिटर्न जो है 12 घंटे के अंदर आ जाता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इन सभी एंजाइम्स को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, COPD का पेशेंट है और वेंचुरी मास्क से उसको ऑक्सीजन डिलीवर की जा रही है, पहली नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो आपका सही जवाब होगा असेस ड्राइनेस ऑफ नोज। नोज में किसी प्रकार की ड्राइनेस ना हो, ये आपको असेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर अल्सर जो है उसको क्लीन किससे करते हैं, तो H2O2 जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उससे हम प्रेशर अल्सर को क्लीन करते हैं। डिलीवरी के बाद में जो हेड होता है बेबी का, हेड ऑफ बेबी है, मतलब वो डिलीवर हो चुका, उसके बाद का एक्शन क्या रहेगा, तो उसके बाद का एक्शन रहेगा डिलीवर ऑफ एंटीरियर शोल्डर। जैसे बेबी का हेड डिलीवर होता है तो उसके बाद में डिलीवर क्या होगा, बेबी का एंटीरियर शोल्डर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेज की लेबर्स है उनकी कुछ मैकेनिज्म है और यहाँ से भी सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता है इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के बाद डिसेंट एंड फ्लेक्शन होगा, डिसेंट एंड फ्लेक्शन के बाद में इंटरनल रोटेशन होगा, इंटरनल रोटेशन के बाद में होगा आपका एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद में एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन के बाद में होगा एक्सपल्सन। तो इस प्रकार से अलग अलग जो मैकेनिज्म है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की वो आपकी रहेगी, मतलब जब बेबी डिलीवर होगा तो अलग अलग ये जो स्टेजेज है ये फॉलो करते हुए बच्चा डिलीवर होता है। इंगेजमेंट, डिसेंट एंड फ्लेक्शन में क्या होगा, ये सेकंड स्टेज की पहली स्टेज होगी, ऑनसेट स्टेज होगी। इसमें हेड जो है वो डिसेंट होगा, चिन फ्लैक्स ऑन द लेग चेस्ट, चेस्ट की तरफ चिन जो है वो फ्लैक्स होंगे और हेड जो है वो डिसेंट होगा। इंटरनल रोटेशन में क्या होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस और रिटर्न फोर्सेज की वजह से फिटस जो है वो डाउनवर्ड
होता रहेगा, हेड जो है वो इंटरनली रोटेट होगा, पास थ्रू द स्चेल स्पाइन, और वो हेड जो इंटरनली रोटेट हो रहा है वो स्चेल स्पाइन से पास होगा। स्चेल स्पाइन से वो पास जब होगा तो उसके बाद में एक्सटेंशन जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, एक्सटेंशन, यानी कि ऑक्सीपिट जो है वो इमर्ज हो जाएगा अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड हेड इज बॉर्न बाय एक्सटेंशन। एक्सटेंशन स्टेज में जो हेड है वो बॉर्न हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अब जब बच्चे का हेड बाहर आ गया है तो अब सबसे पहले क्या आएगा, बच्चे का हेड आ रहा है सबसे पहले, ये तो आपको पता चल ही गया है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आपके पैर है वो तो आने से रहे, ठीक है, आपके बटक्स जो है वो तो आने से रहे, क्योंकि बच्चे का पहले क्या आ चुका है, हेड, मतलब बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन होगा, एक्सटेंशन के बाद में एक्सटर्नल रोटेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो शोल्डर्स है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उनकी पोजीशंस जो है वो रोटेट होगी और वो यहाँ से डिलीवर होंगे। हेड मतलब सॉरी, जो आपके मतलब बच्चे की जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो भी शोल्डर्स है उनकी जैसे डिलीवरी होती है, बच्चे का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो जो लास्ट स्टेज होगी उसमें बेबी जो है वो कम्प्लीटली बॉर्न हो जाएगा, यानी कि नई दुनिया में वो आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का और आज के हमारे इस पेपर का, व्हाट इज द परमानेंट मेथड स्टरलाइजेशन मेल, मेल के अंदर परमानेंट स्टरलाइजेशन का मेथड क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वैसेक्टमी। वहीं अगर फीमेल में पूछे, फीमेल में आपको पूछे तो आप सही जवाब कर देना ट्यूबेक्टमी। तो ये थे हमारे 184 यानी कि 184 क्वेश्चन जो 2020 में कंबाइंडली पूछे गए थे। नेक्स्ट अपना पेपर होगा 2021 का, तो आप वो पेपर भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट जल्द से जल्दी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच।